हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर हर साल लाखों भूकंप आते हैं, लेकिन हम इनमें से कुछ ही भूकंप को रिएक्टर स्केल की सहायता से माप सकते हैं और रिएक्टर स्केल की सहायता से माप करके ये पता लगाते हैं कि कौन सा भूकंप कितना खतरनाक है और कौन सा नॉर्मल है। जो आज भूकंप के पैमाने को रिएक्टर स्केल को पढ़ते हैं। देखो, भूकंप के जो पैमाने होते हैं वो एक होता है रिएक्टर स्केल होता है, दूसरा होता है मार्सेली स्केल होता है। तो पहले हम पढ़ते हैं रिएक्टर स्केल। 1935 में फ्रांसिस रिएक्टर कहाँ के थे? यूएसए के थे, ने इसका विकास किया था। वर्तमान में पूरे विश्व में यह पैमाना लागू है। इसमें भूकंप से निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा के आधार पर अंकन किया जाता है ना। जो भूकंप होता है, भूकंप के टाइम पर जो ऊर्जा निकलती है, एनर्जी बाहर निकलती है, उसकी मात्रा के आधार पर हम इस भूकंप का अनुमान लगाते हैं। यह जो पैमाना होता है मात्रात्मक या संख्यात्मक होता है, जो लघुगणकीय रूप में होता है। रिएक्टर पैमाने में एक अंक से दूसरे अंक पे 10 गुना आयाम में वृद्धि हो, एम्पलीट्यूड में मतलब 10 गुना। रिएक्टर पैमाने में एक अंक से दूसरे अंक में 10 गुना आयाम या एम्पलीट्यूड में वृद्धि हो जाती है और इसके लिए 31.5 गुना यानी कि लगभग 32 गुना ऊर्जा का निष्कासन होता है। तो यहाँ से पीवाई क्वेश्चन आता है कि मान लो रिएक्टर स्केल पे हम एक अंक से दूसरे अंक पे गए तो एम्पलीट्यूड में कितनी वृद्धि होती है? 10 गुना। और ऊर्जा कितनी निष्कासित होती है? 32 गुना। तो रिएक्टर स्केल में अंक मान होता है 0 से 10 तक होता है। मतलब जो रिएक्टर पैमाना होता है उसमें अंक कितने होते हैं? 0 से 10 होते हैं। 8 रिएक्टर पैमाने में अधिक भूकंप 1 से 2 वर्ष में। अगर रिएक्टर पैमाने पर 8 है ना, इसका मतलब है कि जल्दी भूकंप आते हैं 1 से 2 वर्ष में आते हैं। तो दूसरे जो भूकंप है मार्सेली स्केल है, इसके बारे में पढ़ते हैं। मार्सेली जो स्केल होता है, इसका विकास होता है मार्सेली द्वारा 1902 में किया गया था। जैसे वुडवर्ड न्यूमैन द्वारा परिवर्तित कर 1932 में संशोधित मार्सेली स्केल बनाया गया, जिसे एमएम स्केल भी कहते हैं। मार्सेली पैमाने में भूकंप से होने वाली हानि के आधार पर मापन किया जाता है। ये गुणात्मक स्केल होता है, इसमें अंक मान 1 से 12 होते हैं। ये यूएसए में उपयोग किया जाता है। इसमें से ये क्वेश्चन आता है कि बताओ एमएम स्केल होता है, उसमें जो अंक मान कितने होते हैं? 1 से 12 होते हैं। वो तो रिएक्टर जो स्केल है वो तो मात्रात्मक होता है और ये कैसा होता है? गुणात्मक होता है ना। और ये इसका भी यूएसए में यूज किया जाता है। अब पढ़ते हैं भूकंप उत्पत्ति के कारण कि जो भूकंप आते हैं वो क्यों आते हैं, उनकी उत्पत्ति। एक तो होता है पृथ्वी का सिकुड़ना, पृथ्वी का लगातार ठंडे होने से पृथ्वी के सिकुड़ने की क्रिया बढ़ती जाती है ना। दूसरा होता है ज्वालामुखी के उद्गार से भी भूकंप की उत्पत्ति होती है। दूसरा होता है बलन होते हैं, भ्रंशन की क्रिया होती है ना, उससे भी भूकंप आते हैं। चौथा होता है जलीय वार, नदियों पर बांध बनाने से भूकंप की घटना घटित होती है। ठीक है, मानव द्वारा नदियों पर बांध बनाने से जलीय वार में वृद्धि होने से भूकंप उत्पन्न हो सकता है। एमएम कृष्णन का मानना है कि 11 दिसंबर 1967 को कोयना यानी महाराष्ट्र का भूकंप कोयना बांध के कारण आया था। नदी पर कोयना बांध बना दिया था, जैसे महाराष्ट्र में 11 दिसंबर 1967 को कोयना पर बांध आया था। पांचवा कारण है भूसंतुलन की स्थिति यानी समस्थिति, आइसोस्टेसी। पर्वतीय भागों का मलबा लगातार अपरदन की क्रिया से समुद्र वाले भाग में जमा किया जाता है, जिससे पर्वतीय भागों में भार कम हो जाता है और समुद्र की तली वाले भाग में भार बढ़ जाता है। और पुनः भूसंतुलन की अवस्था में पर्वतीय भाग ऊपर उठने लगते हैं, जिससे संतुलन मूलक भूकंप आते हैं। ठीक है, जैसे ये पर्वत से मलबा क्या होता है? समुद्र में जमा होता जाता है और यहाँ का भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है और यहाँ का भार कम हो जाता है। अब भूकंप के जो प्रकार है, पहला होता है हाँ, इसमें कुछ दो ये थ्योरी और रही थी कि जो भूकंप के कारण एक तो प्रत्यास्थ पुनर्संचलन थ्योरी, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी के नाम से ज्यादा जानते हैं इसको, ये एच.एफ. रीड ने दी थी। एच.एफ. रीड ने बताया कि चट्टानों में रबर की भांति लोचकता यानी लचीलेपन का गुण होता है, लेकिन चट्टानों के फैलने का अंतिम सीमा के बाद चट्टानें टूटकर पुनः पूर्व स्थिति में आती हैं। मतलब पहले तो चट्टानें फैलती हैं, उसके बाद क्या सिकुड़ती हैं, जिससे भूकंप की उत्पत्ति होती है, क्योंकि उस समय भ्रंशन क्रिया होती है। और अगला नेक्स्ट कारण है सबसे ज्यादा यही है कि प्लेट विवर्तन की, मतलब प्लेटों के किनारों पर घटित होने वाली क्रियाओं से भूकंप की उत्पत्ति। प्लेट होती है, उनके किनारों पर कुछ घटनाएं होती हैं ना, जिस क्रिया होती है जैसे भूकंप होती है। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित सबसे प्रमाणिक सिद्धांत प्लेट विवर्तन की है। अन्य कारण क्या हो सकता है? जैसे परमाणु विस्फोट है, खनन क्रिया है, भूस्खलन है, इसके कारण भी भूकंप आते हैं। ठीक है, भूकंप के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं कि पहले तो होता है प्राकृतिक भूकंप, दूसरा होता है कृत्रिम भूकंप, चौथा होता है गहराई के आधार पर भूकंप और फिर आते हैं स्थिति के आधार पर भूकंप के प्रकार। तो पहला पढ़ते हैं हम प्राकृतिक भूकंप। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में आते हैं। ठीक है, जिसके निम्न प्रकार हैं: विवर्तनिक भूकंप, प्लेटों के किनारों पर आने वाले भूकंप। दूसरा होता है ज्वालामुखी उद्गार के भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट से। संतुलन मूलक भूकंप यानी आइसोस्टेसी के कारण आते हैं, जैसे हिमालय का भूकंप होता है। ठीक है, दूसरा फिर होता है कृत्रिम भूकंप यानी नियत भूकंप, खनन क्रिया अगर होगी तो कृत्रिम भूकंप आएंगे। बांध जनित भूकंप यानी अगर बांध बनाएंगे नदियों पर तो जलीय भार में वृद्धि हो जाएगी, जैसे कोयना का भूकंप होता है। फिर आता है विस्फोट भूकंप यानी परमाणु परीक्षण से जो भूकंप आते हैं। और गहराई के आधार पर भूकंप के प्रकार, भूकंप मूल की गहराई के आधार पर 3 प्रकार के आते हैं, जैसे सामान्य गहराई के, जैसे 0 से 50 किलोमीटर वाले है ना। विश्व में सर्वाधिक भूकंप इसी श्रेणी के आते हैं। सामान्य मूलक, मध्यम भूकंप यानी 50 से 250 किलोमीटर गहराई वाले जो होते हैं। अत्यंत गहराई वाले यानी 250 से